Okay, so I welcome you all to this webinar on how to select the right mutual fund. Now, before we start, let me share my screen. So, if you can see my screen, just give me a yes on the chat box. Okay, so you can see that जो हमने आज टॉपिक रखा है डिस्कशन का, वो रखा है एक्सेल शीट के माध्यम से अच्छा उसको क्रॉस किया गया है, अच्छा नहीं सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने. So first I'll be talking about the topic for the day. Everyone is investing. हम लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है रिटर्न्स पाना. Everyone is looking for returns on the investment. So that is why we invest money. हम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सके. और क्यों रिटर्न मिल सके? क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है. जो भी हम पैसे कमा रहे हैं उससे आगे हम कैसे यूटिलाइज कर सकें टुवर्ड्स आवर गोल्स. तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी का भी, वो ये होता है कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. और इसी लालच में, मतलब इसी रिटर्न को कमाने में, हम लोग अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छे शेयर्स, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे इन्वेस्टमेंट ढूंढने लगते हैं. और व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर दिस, तो द राइट मीडियम, या आई वुड से जो अभी मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है. कैन एनीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं और हम लोग ऑप्शंस तलाश रहे होते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपके पास कहाँ से आंसर्स आते हैं, कहाँ से ऑप्शंस आते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप ये आंसर. पीपीएफ इक्विटी, ओके, दैट इज द एसेट क्लास. नलिन, आई एम आस्किंग कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वेयर डू यू सर्च फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अपने फ्रेंड से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, moneycontrol.com, राइट. सो वी कैन से दैट द इंटरनेट is one medium, or the social media, or the YouTubers. Google, very good, Nara. So yes, Google. So Google has become the prime engine of search where you are searching everything. एक पिन से लेके एक एरोप्लेन के बारे में अगर हमें कुछ भी जानना है, तो हम गूगल, सबसे पहली चीज जो करते हैं वो गूगल ही करते हैं. इनफैक्ट व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर दिस वेबिनार, और मैं सोच रहा था कि क्या टॉपिक रखना चाहिए जो कि मासेस के लिए यूजफुल हो और उनकी नीड्स को कैटर कर सके, तो मैंने भी गूगल ही किया था. और गूगल से हमें आइडिया मिला और फिर वी केम टू दिस. पहले हमने रखा था कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुने. आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, टॉप 10 म्यूचुअल फंड, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू इन्वेस्ट इन. बट मुझे लगा कि जब ये इतना सारा स्टफ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम कुछ नया क्या बताएंगे, या हम ऐसा क्या बताएंगे जो कि लिसनर्स के लिए डिफरेंट होगा या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा. तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग थॉट प्रोसेस वी केम अप विद दिस, दैट पीपल नॉट लुक फॉर अच्छा, दैट इज गुड, बट यू शुड लुक फॉर सही म्यूचुअल फंड, दैट इज द राइट म्यूचुअल फंड. तो कई बार क्या होता है कि किसी ने आपको सजेस्ट किया कि इस एक्स फंड में पैसा डाल दो, और आपने डाल दिया, बट आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला, या आपको लॉसेस हो गया, तो आप उस एसेट क्लास से विश्वास उड़ जाता है आपको. आप सोचते हैं नहीं यार, ये चीज सही नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी. एंड इट हैपेंस मेनी टाइम्स इन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग व्हेन पीपल आर लुकिंग टू मेक good amount of money, but they end up losing money just because of the tip they got from someone. तो आज का टॉपिक है एक्सेल शीट के माध्यम से सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने. तो हम लोग एक्सेल शीट पे आएंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में सुन रहे होंगे, या फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, देख लिया है, टीवी में देख लिया है, एड्स देख लिया है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बट वो फिर भी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है. तो मैंने कुछ स्लाइड्स उस पे बनाई है. पहले हम लोग 5 मिनट बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ
because all the participants have a right to know the speaker, and as a speaker, I would like to know the audience. So I know many of you are chartered accountants, and my you have been my students, and there are some people from the fraternity also, CA fraternity. So I am a chartered accountant by profession, and by passion, I like I'm a finance enthusiast. So I keep researching on finances, and we have a firm wherein we are doing financial advisory from last 20-25 years, from my father's, from my grandfather age. So I can say that I have been brought up in a family where finance is in the veins. मतलब खून में ही फाइनेंस दौड़ रहा है हमारा, और सीए करने के बाद में आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं. तो वी आर नॉट जस्ट ऑडिटर्स, बट वी आर ऑडिटिंग द फंड्स फॉर आवर क्लाइंट्स, यू कैन से. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. So the topic is how to select the right mutual fund. But before we deep dive, let us understand how the mutual fund are different from stocks. क्योंकि आमतौर पे जब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहला डर ये लगता है कि यार ये तो मार्केट में पैसा लगेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा या हम शेयर्स खरीदेंगे. तो इट इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा रिस्क है. तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर करना भी चाहिए तो हम फिर डायरेक्ट शेयर्स क्यों नहीं ले लेते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों जाना है, क्योंकि ज्यादा पैसा तो शेयर मार्केट में बनता है. तो बोथ आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं. हम लोग इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग स्टॉक्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पिक्स. दैट मीन्स आजकल हो क्या रहा है कि इन्वेस्टिंग हैज बिकम वेरी इजी एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एप्स हैं. ठीक है, देयर इज अ ग्रो ऐप, देयर इज अपस्टॉक, एंड यू गेट टू सी सो मेनी एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ आई शुड आल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जीरोधा पे अकाउंट खोल लेते हैं, और फिर वहां से आप कुछ स्टॉक्स पिक कर देते हैं जो उनके रिकमेंडेशन में होता है, या आपने अपने फ्रेंड से सुना, या आपने खुद ने रिसर्च किया है, एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अमाउंट इन दैट. बट द मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो जैसे सेंसेक्स बढ़ता है आपके फंड की वैल्यू, शेयर की वैल्यू बढ़ती है, जैसे ही मार्केट गिरता है तो आपकी वैल्यू गिरती भी है. तो कोविड के टाइम में सबने ये देखा है कि मार्केट हैज फॉलन बाय 30-35%. तो उस वक्त क्या हुआ कि काफी सारे लोगों का पैसा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो उन लोगों ने स्टॉक्स को लॉस में बेचा या म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया, एंड दे क्विट द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर दैट द मार्केट वाज डिक्रीजिंग, मार्केट डिक्लाइन हो रहे थे. लेकिन जब कोविड का टाइम निकला, लॉकडाउन खुले, आपने फिर देखा कि मार्केट का जो इंडेक्स है वो 30,000 से वापस इट हैज कम टू 60,000. सम इट इज ट्रेडिंग नाउ समवेयर बिटवीन 58. सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को रिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वॉलेटाइल मार्केट है, सेंटिमेंट्स पे काम करता है, फंडामेंटल्स भी होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, बट मोस्टली इट वर्क्स ऑन द सेंटिमेंट, और इसी के लिए रिस्की है. लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि रिस्क है तो रिटर्न है, मतलब जहाँ पे आप ज्यादा रिस्क लेते हैं आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है. तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप एक गारंटी रिटर्न चाहते हैं, तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कुड डू, ये पीपल जनरली डज डू इट, इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ठीक है, बिकॉज दे गिव यू अ गारंटीड रिटर्न. ठीक है, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है. या पीपीएफ में पैसा डालते हैं. लेकिन जब आप ये देखते हैं कि मेरी एफडी मुझे 5%, 6% रिटर्न दे रही है, या पीपीएफ 7% रिटर्न दे रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो 7% की रेट से बढ़ रहा है, या एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो 10% से बढ़ रहा है, तो आप एक ज्यादा रिटर्न चाहते हैं. आप रिस्क भी ले सकते हैं बिकॉज यू हैव दैट एपेटाइट, यू हैव दैट टाइम होराइजन. ठीक है, और आप सोचते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. So coming back to the topic, how the mutual funds are different from stock market, because if you are investing in mutual funds, the fund manager takes this call on your behalf. तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद को रिसर्च करना होता है, या आप किसी के रिसर्च पे रिलाय करते हैं, उसके टिप्स पे रिलाय करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट टिप्स यू इन्वेस्ट. बट यू हैव टू
कीप अ ट्रैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपको बार बार टाइमिंग करना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है कि कौन से स्क्रिप्ट्स मेरे कैसे चल रहे हैं, कोई बैड स्क्रिप्ट तो नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पेटीएम के आईपीओ में आज पैसा लगा रखा है तो वो बहुत बुरा फंस गए हैं और रो रहे हैं, बिकॉज जो शेयर 2200 के रुपए पे लिस्ट हुआ था, इट इज नाउ 600। सो इफ एनी वन ऑफ यू हु आर देयर जिसके पास भी पेटीएम का स्टॉक आ गया था आईपीओ में, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आप उनमें से हैं जिसने पेटीएम के लिए अप्लाई किया। सिमिलरली वी हैव पीपल हु हैव गॉट नायका शेयर आल्सो। तो हम बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत एक्सट्रीम होता है। या तो आपके पास पेटीएम जैसे नेगेटिव स्टॉक्स हो सकते हैं, या आपके पास नायका जैसे पॉजिटिव स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो आईपीओ में क्या होता है कि जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं और कोई अच्छा स्टॉक मिल जाता है तो हमारी लॉटरी लग जाती है, अरे वाह यार ये स्टॉक आ गया, इसके प्राइस तो बहुत गिर गए, बढ़ गए। और सिमिलरली अगर हम हमारे पास आईपीओ नहीं आया है, जैसे कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास आईपीओ नहीं आया, तो दे आर हैप्पी, चलो हम बच गए। दैट मीन्स यू आर स्पेक्यूलेटिंग योर मनी, ठीक है, अप्लाइड बट नॉट अलॉटेड पेटीएम। तो आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको भी पेटीएम नहीं आया, ठीक है, यू वुड बी हैप्पी अमंग दोज। बट हाँ, यहाँ से हमारा जो टॉपिक जा रहा है वो आईपीओ की तरफ जा रहा है कि व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन आईपीओ। बिकॉज आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। some company is coming up with the IPO for the first time, they are getting their shares listed on the stock exchange for the first time. That means उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनका जो पास्ट बिजनेस रहा है या एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन, और वहां से वो नया पैसा पब्लिक से रेज करके और उससे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इट कैन गिव यू बोथ वे रिटर्न, कई बार आपका पैसा बन भी सकता है तो आपको कई बार नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क रहती है तो रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये चूज करना है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं उस एक्सपर्टाइज के साथ कर सकता हूँ ये काम। दूसरी चीज, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने स्टॉक्स को मॉनिटर कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास ना एक्सपर्टाइज है, ना आपके पास टाइम है, ना आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड की तरफ आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि इस काम को करते हैं, तो दे आर मच क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस देन एनीवन लाइक अस। और वहां पर हमारी वो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है, हम किसी और के कंधे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे शेयर्स या फंड सेलेक्ट करें और हम बस इन्वेस्ट करेंगे। So you need to be mindful of certain crucial factors before choosing either asset class to achieve your goals. तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, चाहे स्टॉक करें या चाहे म्यूचुअल फंड करें। सबसे पहली चीज है मार्केट एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है मार्केट को स्टडी करने का, स्टॉक्स को स्टडी करने का, सेक्टर्स को स्टडी करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो शेयर नहीं बढ़ता है जिसका पास्ट अच्छा गया है, वो शेयर्स बढ़ते हैं जिसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो कैन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कैन यू प्रेडिक्ट द इंडस्ट्री, कैन यू प्रेडिक्ट द सेक्टर के कौन से सेक्टर्स आगे अच्छे करने वाले हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अब कोई आपको बोलता है कि आप एमआरएफ का शेयर ले ले, या टाटा मोटर्स का शेयर ले ले, या टीसीएस ले ले, या रिलायंस इंडस्ट्रीज ले ले, तो एक ही शेयर इतना महंगा होता है कि यू कैन नॉट बाय दैट। तो ये आपको पॉसिबल है थ्रू म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड is pooling lot of money from people and they are investing, they are getting a good surplus, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस हाई रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क, मतलब अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में जाए, लेकिन आप मॉडरेट रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली, द मेजर फैक्टर दैट यू कुड चूज when you are comparing stock market and mutual fund is timing the market versus spending time in the market. तो वॉरेन बफेट का भी एक बहुत अच्छा लेसन है, लाइफ लेसन, जो वो शेयर करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू टाइम द मार्केट बट इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव टाइम इन द मार्केट। लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और वो कभी भी नहीं होता है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स व्हेन यू गिव टाइम इन द मार्केट। जब आप अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टेड रखते हो, चाहे वॉलेटाइल हो मार्केट या नेगेटिव भी जा रहा हो, नीचे भी जा रहा हो, तब भी आप पैसे को इन्वेस्टेड रखोगे, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली देन यू शुड गो विद द म्यूचुअल फंड्स एंड द स्टॉक। बट इफ यू आर हैविंग अ वेरी स्मॉल टाइम होराइजन, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आपको ऐसे रिस्की बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप
कोई भी फिक्स इनकम प्रोडक्ट में जा सकते हैं या डेट मार्केट में जा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, आई विल टेक द रेलेवेंट क्वेश्चंस एट द रेलेवेंट इंटरवल, और इन दी एंड वी विल हैव अ लाइव Q&A आल्सो। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप यू कैन पुट देम अक्रॉस। ओके, नाउ फॉर दोज हु आर न्यू टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो ब्रीफली वी विल टेक यू थ्रू दिस प्रोसेस बिकॉज आई नो कि मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क, बट कई बार हम क्या जानते हैं और हमें क्या जानना चाहिए या क्या हमें पता होना चाहिए, उसमें गैप होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल दिस गैप टुडे। So mutual fund is an investment vehicle that pools money from investors with a common investment objective. So suppose if you want to invest in a company like Google or Apple, अभी सबने बोला कि हम Google यूज करते हैं, Google has become a search engine, it has become a lifeline। हम कोई भी ऐसा दिन सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर हमारा वाईफाई नहीं चल रहा हो या हमारा मोबाइल डेटा नहीं चल रहा हो तो हमारी जिंदगी कैसे निकलेगी। इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। एक दिन अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बंद है और वाईफाई नहीं चल रहा हो तो आप कितना अनईजी फील करते होंगे, राइट। इसी तरीके से एक ऐसा गूगल एक ऐसा इंजन बन गया है जिसके बिना हमें लगता है कि हम हमारी क्यूरियोसिटी हम शांति कर पाएंगे, हम क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट, या आप यूएस के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें आपको नहीं पता, तो आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, बिकॉज वो फंड कलेक्ट करेगा और आपके there is an issue with volume. Okay, now am I audible, Nalin? Is it clear now? Audio ठीक है? अभी आवाज आ रही है? Am I audible now? Okay, fine. So these are, yeah, thank you, thank you. Now, so we were talking about how does a mutual fund work. So many people are new to this investing. So I will just briefly take you to how the entire process works. So you are an investor, you want to invest money in Google or Facebook or Meta or new companies which are international companies. तो वो इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है, तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट करके उन कंपनीज में नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा व्हीकल मिल जाए, कोई ऐसा इंटरमीडिएटरी मिल जाए जिसमें आप पैसा लगाएं और वो पैसा आपका इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली अ म्यूचुअल फंड डज। सो इट टेक्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इट इज एज लो एज 500। सो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद 500 रुपीज इटसेल्फ। और वो ऐसे 500 रुपए अगर 1000 लोग दे रहे हैं या 10,000 लोग दे रहे हैं या 1 लाख लोग दे रहे हैं, तो जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो एक एएमसी जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सारा पैसा पूल करती है और वो फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है। दे कम अप विद द स्कीम्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके अप्रूवल लेने के बाद वो स्कीम्स लॉन्च करते हैं। और उस स्कीम्स में बेसिकली दे डिसाइड कि कौन से सेगमेंट में या कौन से सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, व्हिच कैन बी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। So the team that manages a mutual fund picks up the stocks which investors' money will be put into based on the clearly defined investment objective. तो जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक नीचे एक लाइन लिखी हुई आती है, या आपने बार बार सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। बट हाउ मेनी पीपल रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट? आज तक आपने कभी वो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा है? अगर आप पढ़ने भी जाएंगे तो द डॉक्यूमेंट रन्स इनटू पेजेस, मल्टीपल पेजेस, 15-20 पेजेस। तो आज तक हमने कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या कोई ऐप डाउनलोड करी है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं
कितने लोग ऐसे होते हैं जो वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं? व्हाट वी डू इज वी जस्ट स्क्रॉल डाउन, और जहाँ पे वो आई एग्री वाला टिक चेक बॉक्स होता है उस पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। एम आई राइट? कैन यू कनेक्ट विथ मी ऑन दिस? कि हम लोग कभी भी कोई ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इतने लेंदी होते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज कि इतना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है कि कई बार हमारे को पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। इसलिए यू नीड अ एडवाइजर और यू नीड अ पर्सन हु कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्कीम्स। चलिए, तो इन्वेस्टर्स गिव देयर मनी टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यूज दिस to purchase investment products which can be stocks, bonds, money market instrument. They generate return and they pass on the returns to the investors back. तो वो पैसा रोटेट होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में लगाता है, स्टॉक से पैसा बनता है और वो वापस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एनएवी यू गेट द रिटर्न्स। Now, when you understand how does a mutual fund work, now it comes to the next. It takes us to the next question as to there how many types of mutual funds are there. कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं और हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए या कौन सा वाले म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ $1 million क्वेश्चन nowadays. So you can see that we can categorize or divide or distribute the mutual fund into 5 categories based on 5 different parameters. So first is fund scheme. Okay, open ended and close ended. Now open ended और close ended का मतलब क्या होता है? Open ended means कि do not have a corpus size, मतलब उनका सारा जो पैसा इन्वेस्ट होना है वो एक ओपन स्कीम में होना है। आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी पैसा निकाल सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं ऐसी स्कीम में जिसमें कि एक फिक्स कॉर्पस होता है, उनको इतना पैसा चाहिए होता है, प्लस देयर इज अ लॉक इन। इफ यू टॉक अबाउट ईएलएसएस, इट इज अ क्लोज एंडेड फंड, क्योंकि उसमें आपको लॉक इन से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया इज मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, दैट इज एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। नाउ एक्टिवली मैनेज फंड्स का मतलब क्या होता है कि जो आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो फंड मैनेजर है ही विल प्ले अ एक्टिव रोल इन मैनेजिंग द फंड्स पोर्टफोलियो। मतलब उस फंड में कौन से शेयर्स लेने हैं, कितने लेने हैं, कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, उसमें एक फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं बेसिकली दे आर इंडेक्स बेस्ड फंड्स और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो डायरेक्टली आपके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसमें फंड मैनेजर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है क्योंकि वो एक इंडेक्स पे वर्क कर रहा है। जैसे आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया तो 50 जो कंपनीज है निफ्टी की उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज पैसिवली मैनेज फंड। Third is asset invested like debt fund, equity fund, liquid category funds and hybrid fund. Basically ये वाला क्लासिफिकेशन ही हमारे काम में आता है when you start investing in mutual fund कि डेट फंड में डाल रहे हैं या लिक्विड में डाल रहे हैं या हाइब्रिड फंड में डाल रहे हैं या लार्ज कैप में डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। Then we come to special funds like index funds, ETF, thematic, tax saving, international funds, retirement, solution oriented funds, children funds. सो जिस तरीके से आप देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स और काफी डाइवर्सिफाइड फंड्स अवेलेबल होते हैं। एंड लास्टली यू कैन डिवाइड द म्यूचुअल फंड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ग्रोथ फंड, वैल्यू फंड्स एंड इनकम फंड्स। ठीक है। सो दीज आर द ब्रॉड 5 कैटेगरीज। नाउ if you talk about how many kind of funds are there or what are the different categories, तो आप देखेंगे कि यू विल सी अ पाई। ठीक है। और उसके अलग अलग पीसेस कर दिए हैं हमने। जैसे आप इसको पिज्जा के स्लाइसेस मान सकते हैं, तो अलग अलग स्लाइस में अलग अलग फंड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। सो कैन जस्ट समवन काउंट देम एंड टेक अ गेस कि हाउ मेनी फंड्स आर देयर, बिकॉज हमें लगता है कि इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, या हम बहुत इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे या कोई भी ऐप आपको बता देगी कि कौन से फंड में लगाना है। ठीक है। So I've got an answer in the chat box. Nalin says 13. Yes, Nalin, you are right. So there are 13 category of mutual funds which are there. ठीक है, 13. Balance fund, large cap fund, mid cap fund, small cap, hybrid, fund of fund, debt fund, arbitrage fund, gold fund, index fund, international fund, sector fund, and whatnot. Now यहाँ इस स्लाइड को देखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि does it make the task easy or does it make the task difficult of selecting a mutual fund? When you have many options, it becomes easier to choose or it becomes more difficult to choose.
सो आई वांट एवरीवन टू आंसर इन द चैट बॉक्स कि यहाँ पे इस स्लाइड को देखने के बाद अगर आपको इससे पूछे कि म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए, आप क्या आंसर देंगे? बहुत इजी लग रहा है या बहुत डिफिकल्ट? So Nalin says complex, Sheetal says difficult, and Jatin says difficult. Yes, definitely it is difficult. It is not easy. ऐसा नहीं है कि आप बैंक गए और बोला साहब एफडी कर दो और वो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन देंगे कि कितने टाइम की करनी है। 1 साल की करनी है तो ये रेट है, 2 साल की करनी है तो ये रेट है, 3 साल की करनी है तो ये रेट है। देयर इज नथिंग, नो अप्लाइंग ऑफ ब्रेन्स, कुछ भी नहीं करना है। पीपीएफ करना है तो आपको पता है कि 7.1% से ब्याज मिलेगा। 1.5 लाख का चेक काटा, जमा कर दिया, काम खत्म। बट इट इज नॉट लाइक दैट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। So what I mean to say here is, okay, although it is difficult, but when you have someone who can guide you across this process, it becomes easy. ठीक है? तो यहाँ पे अब जो DIY इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, DIY डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है, आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं एंड इट इज बिकमिंग इजी ऑल्सो। सब लोगों को लगता है कि हाँ, हमें क्या करना है, हमारे को तो सजेशंस मिल ही जाएंगे, हम पास्ट रिटर्न्स देखेंगे और हम इन्वेस्ट कर लेंगे। Yes, sir. I will share the PPT definitely. So it becomes easy when you are investing through a app. But let me ask you some questions. We'll come to the Excel sheet soon. ठीक है, हम लोग उस पे आ रहे हैं. But I just want to make the basics very clear. है ना, सीधा सा मैं कई लोग ये सोच के आए होंगे कि हम ज्वाइन करेंगे और सीधा एक्सेल शीट खुलेगी और 5 फंड के नाम सामने आ जाएंगे। अगर ये इन्वेस्टिंग इतना इजी होता तो आप लोग ये सेशन ज्वाइन ही नहीं करते, आप सीधा यूट्यूब पे देख सकते थे। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपने कमेंट्स बताते हैं, या आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी बिकॉज रिटर्न इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। देयर इज another side associated to it, that is risk, which people forget. हम लोग रिस्क की तरफ ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ रिटर्न को देखते हैं। और जब ओवर द पीरियड हमें लगता है कि यार ये रिटर्न हमने देखे थे लेकिन हमारे फोन पोर्टफोलियो में तो ये रिटर्न आ ही नहीं रहा है, तो रिटर्न गया कहाँ? गाय खा गई या भैंस खा गई है, कहाँ चला गया हमारा रिटर्न? तो वो किसी गाय भैंस ने नहीं खाया है, वो रिटर्न आपका रिस्क ने खा लिया है। तो आज हम ये समझेंगे कि रिस्क को अंडरस्टैंड करते हुए हाउ टू चूज द राइट। ठीक है, नाउ हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड, दिस द slide that everyone is looking for and I know that you are here for this, in this session for this. तो सबसे पहला you need to understand कि why you are investing. You should have your why clear. ठीक है, and it is not about investing, it is about anything. आप लाइफ में जो भी करते हैं, if you are doing a professional course, you are doing a CA, तो आप CA क्यों कर रहे हैं? If you are doing any other job, why you are doing this job? मतलब you should have your why clear. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव इन इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो आइडेंटिफाई योर गोल्स। ठीक है, तो आप अपना गोल सेलेक्ट करें, उसको अलाइन करें फंड के गोल के साथ में कि फंड का क्या गोल है। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द फंड। Now, how will you come to know about the goal of the fund? That we'll talk about later. Second, assessing the risk tolerance of the fund. ठीक है, पहला आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता करना है, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना है ना। हाउ डू यू डू अ रिस्क प्रोफाइलिंग, है ना, रिस्क कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो आपको ये देखना है कि अगर मार्केट में 25% रिटर्न आ रहा है और आपका पोर्टफोलियो में भी 25% रिटर्न आ रहा है, मार्केट डाउन गिरता है और आपका रिटर्न गिर के 25 से 15 आ जाता है या 20 आ जाता है, या आपका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है, तो क्या आप टॉलरेट कर पाएंगे? If I show you a figure कि you are earning 25% and next 3 months I show you that you are earning minus 25%, would you be able to digest the fact that you are earning minus 25? So if I want an answer here कि आप लोग को अगर minus 25% रिटर्न अगर आपका पोर्टफोलियो दे रहा है, would you be able to digest this fact? What would be your reaction? आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? No, Gaurav says no. You will not be able to digest. ठीक है, एनी अदर आंसर्स, एनीवन वुड लाइक टू कमेंट कि अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न देता है
Yes, Dhara says if goal is long term then okay. So now we have to define our time horizon. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं looking at the time horizon, जो थर्ड पॉइंट है हमारा. ठीक है, pumping more money. Yes, so Tanna sir is there, he's saying that pumping more money. So you need to understand कि whenever the market is down, आपका जो फंड ने जो 25% पॉजिटिव रिटर्न दिया था वो आज 25% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है. That means the fund have the potential of giving maximum returns or more returns, but because the market forces are going negative, there are negative sentiments, या कोई वॉर हुआ है, अभी सबने देखा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर था, तो उसमें मार्केट्स काफी टम्बल डाउन हुए, काफी नीचे आ गए, बट स्टिल इट इज नॉट एंड टू इट. इट इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज एंड इट हैज कम अक्रॉस. हमारा मार्केट 52 के इंडेक्स से 58 तक पहुंच गया है, जबकि अभी तक वॉर इज गोइंग ऑन, द टेंशंस आर देयर, other forces are there, still the market is performing like anything. So we need to understand that mutual fund investing or the stock market investing is a long term journey, it is not a short term. And अगर आप कंपेयर करेंगे इसको पीपीएफ के साथ में या एफडी के साथ में, तो जब आप बैंक में एफडी करते हैं एंड यू सेलेक्ट अ 3 इयर्स टर्म, क्या 3 साल पहले या हर 3 महीने में 6 महीने में देखते हैं कि एफडी में क्या चल रहा है, कितना रिटर्न आ गया, कितना वैल्यू बन गई, या आप 3 साल में कुछ भी नहीं देखते? हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू डू अ एफडी? Do you go to every 3 months to the bank and ask for कि what is the amount that I कितना बन गया है मेरा वैल्यू एफडी का, कि मेरा एफडी सिक्योर है या नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि हाँ बैंक है, 7% मुझे बोला है, 5% बोला है, तो उतने परसेंट से वो ग्रो हो ही रहा है, आई नो. बट मार्केट में लोग को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि दे हैव नॉट सीन द बुल फेज एंड द बेयर फेज. मतलब दे हैव सीन द बुल फेज बट नॉट द बेयर फेज. तो अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 21 में या आफ्टर पैंडेमिक, तो आपने सिर्फ एक लीनियर ग्रोथ देखी है, तो आपने वो डाउनफॉल नहीं देखा. जब आप डाउनफॉल के थ्रू उस फेज को देखते हैं, तो आपको रियलाइज होता है अरे यार ये ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है क्या? हो सकता है डेफिनेटली, बट यू डोंट हैव टू वरी इफ योर होराइजन इज लॉन्ग टर्म. सो यू हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म होराइजन. Then you have to understand the style of the fund, how the fund is investing, where the fund is going to invest the money, what are the fees and charges that we are going to talk when we switch on the Excel. Then size of the fund, yes, AUM of the fund, asset under management, fund कितना पुराना है, उसका फंड साइज क्या है, उस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है, आपके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं. एंड लास्टली evaluate the fund manager, who is the person who is managing the show. ठीक है. Now I ask you a question here. Whenever you go for a journey, ठीक है, सपोज आपको यूएस जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? You will go by a flight, you will go by a train, a cycle, or you go walking. कैसे जाएंगे अगर आपको यूएस जाना है? What is the option that you have? Flight, definitely. Okay. So suppose you have taken a flight, you have booked a flight, ठीक है, एयर इंडिया या आपने कोई भी फ्लाइट बुक कर दी, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, यू पुट योर सीट बेल्ट. डू यू गो एंड चेक हु द पायलट इज? और आप जाके पूछते हैं पायलट से कि आपको चलाना तो आता है ना प्लेन, या आप कितने साल से चला रहे हैं? ठीक है, या हम पहुंचा पहुंचा तो दोगे ना हमारे को यूएस, बीच में तो नहीं अटक जाएंगे? या अभी मौसम कैसा चल रहा है? आर यू वरीड अबाउट ऑल दिस, और यू आर जस्ट चिलिंग एंड एंजॉयिंग द जर्नी? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, because I don't want this to be a one-way communication. I want people to share their views. You can unmute and speak also. और आप बताएं कि how is your experience? If you're taking for the first time, if you're flying for the first time, yes, it will be a different experience. If you are a regular flyer, तो आपको इतनी problem नहीं होगी. You will enjoy the flight. Now, coming back to the point, why, how you can enjoy the flight, or why you will enjoy the flight and not worry? Yes, Ravni, आप लोग डरेंगे क्यों नहीं और एंजॉय क्यों करेंगे? और जतिन, if you can answer this question, कि how is it that you will not worry about the flight, the journey, but you will enjoy? What is one factor which keeps you chill? एक ऐसी चीज, because the pilot is an expert, very good. Pilot is going to take care of this.
Yes, because the pilot is an expert. So that is the right, that is the thing which is there in mutual fund also. The pilot of the fund is the fund manager. So first of all, you need to understand that we are not taking a flight which is run, which is to be would be run by a newcomer. ठीक है, अगर आपको पता पड़े कि ये फ्लाइट पायलट की पहली फ्लाइट है, अगर अनाउंसमेंट हो ऐसा कि भारतीय विमान सेवा में आपका स्वागत है, और आपको जान के खुशी होगी कि इस फ्लाइट के जो विमान को चलाने वाले पायलट हैं, उनकी ये पहली फ्लाइट, और हम सब प्रे करते हैं कि वो हमारे को सही सलामत पहुंचा दें। अगर ऐसा कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है, तो अब मुझे बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस, क्या आपका जो रिलैक्स मोड में आप थे वो सेम रहेगा? यू वुड बी लाइक यू विल हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड, यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग नाउ आफ्टर लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट कि जो पायलट है, yes, it is risky. It is risky. So similarly, the mutual fund investments are safe. Why it is safe? Because you are in safe hands. आपका फंड मैनेजर जो है उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसने सारे वॉलेटिलिटी, he has come across the volatility and he's taken the fund to that heights. जो NAV 10 रुपीस की होती है, वो 10 से 110, 120, 150, 200 रुपए तक जो पहुंचाता है, वो कौन होता है? वो फंड मैनेजर होता है. So we have to trust the fund manager and we have to choose the fund accordingly. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, I had included some topics, तो मैं इन topics को cover करता जा रहा हूँ साथ में. लमसम वर्सेस SIP. ठीक है, हम लोग बीच में एक काम करते हैं, थोड़ा सा Excel पे मैं आपको ले चलता हूँ, because काफी ज्यादा theoretical हो गया है ये. So now I'll take you to Excel and then we'll come back to this. We keep on switching from PPT and Excel so that you get to understand the practical aspect also. So just give me a moment. I'll just open up my Excel and okay. So is the Excel visible to you all? Can you see my screen and the Excel on the screen? Cool. Okay, fine. So before we come to how to select the right fund, let me just guide you on the three segments that we have. That is the large cap, the mid cap, and the small cap. So the market, do you know how many shares are listed in the stock exchange? And for that matter, let me take you to the BSE website also. Since we are talking about investing in the market, we should understand. Any guesses on how many securities are listed on the stock market? Any wild guesses, anyone you would like to take? In thousands? 50? Dhara. NXC approx 1900, Nalin says 2200. Okay. Chaliye, let me unveil this figure to you. Okay. Can you see the BSE website on the screen? This is the BSE website. Is Sunday to date or it is closed 58,338 index BSE Sensex. Okay. So when you scroll down, you come to see the market statistics and listing statistics. Okay. So number of companies listed with equity capital, it is 4791. So almost near about
5,000 companies which are listed. So number of companies with listed equity capital suspended. So these are suspended. That means they are not traded anymore. So number of company listed available for trade is 3,889. Number of equity company permitted to trade is 43. Number of equity company permitted to trade suspended is 8. So total equity companies available for trade is 3,924. तो 3,924 कंपनीज हैं हमारे पास जो कि जिसकी ट्रेडिंग होती है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टाटस 6, तो स्टॉक्स ट्रेडेड एवरी डे कितने स्टॉक खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, तो द फिगर इज 3529, सॉरी, द फिगर इज 3529। 3,529 कंपनीज आर ट्रेडेड एवरी डे। और एडवांसेस और डिक्लाइन का मतलब क्या है कि कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनका प्राइस पॉजिटिव रहा या बढ़ा, तो 1800 शेयर ऐसे हैं, और डिक्लाइंस मतलब 1500 शेयर्स ऐसे हैं, अनचेंज्ड है। ठीक है, सो दिस आर जस्ट अ ब्रॉड व्यू ऑफ द कंपनीज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये आपने सुने होंगे शब्द है ना, लेकिन कितने लोगों को एक्चुअली पता है कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है और मिड कैप क्या होती है, और इसको समझना जरूरी क्यों है? Because your risk appetite or the funds, how risky they are, it depends on the kind of market capitalization they are holding. So can anyone tell me what is exactly a small cap and a large cap and a mid cap? Yes, any guesses? Okay, so Rajesh says is that large cap top 100 companies, mid cap is 150, 101 2, so it is 250. Yes, and after 250 it is small cap. So mid cap, yeah, 101 to 250 is mid cap, and small cap is beyond 250. So when I was preparing for this webinar, I did some research, or I downloaded a sheet of these categories from the MP's website. ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू में दे पाऊं। ठीक है, so that यू हैव एन आइडिया अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अभी मैं एक्सेल वापस शेयर करता हूँ, और जैसा कि हमने देखा था, सर ने भी बताया है कि 100 टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, लाइक व्हाट इज द मार्केट साइज दैट दे आर एंजॉयिंग द मार्केट। तो टॉप कंपनी पे आता है रिलायंस। तो इफ यू सी, इट हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अराउंड 1,500 करोड़। ठीक है, और it is the first largest company, then it is TCS, HDFC Bank, and so on and so forth. The 100th company in the large cap scheme is JSW Energy Limited, which is having a market capitalization of around 47,000 crores. So these are the top 100 companies, large cap companies। ठीक है, large capital जिनका है वो large cap में आती है। ठीक है, then comes mid cap, which is which ranges from 101 to 250। 100 से लेके 250 कंपनीज जो हैं, वो 101 से लेके 250 जो आती हैं, वो आपकी मिड कैप में आती हैं। जैसे बंधन बैंक आ गया, ठीक है, लुपिन आ गया, एसीसी लिमिटेड। ठीक है, दीज आर ऑल मिड कैप कंपनीज। कैनरा बैंक, यस बैंक, Nippon India, Torrent, ICICI Securities, ठीक है, and if you see 250 is UCO Bank and CG Power and Industry, दिव्यानी इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट। ठीक है, तो ये कंपनीज जो हैं जो मिड कैप कंपनीज में आती हैं, 16,155 रुपए तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसके बाद 250 ऑनवर्ड्स आपने देखा था 3,000 कंपनीज है। तो द लिस्ट इज लॉन्ग। ठीक है, लेट मी जस्ट कंट्रोल प्रेस एंटर, एंड हम आखिरी शीट पे आ जाते हैं। करीब 5100 कंपनीज ऐसी यहाँ पे, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ है ही नहीं, तो इनको इग्नोर करते हैं, बिकॉज ये दीज कंपनीज मे बी दे वर लिस्टेड सम पॉइंट ऑफ टाइम, अब नहीं है। तो ये 55-50 करोड़ की छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं वो स्मॉल कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, जिनके नाम आपने कभी शायद सुने भी नहीं हो। ठीक है,
So if you see Nykaa, so Nykaa comes in the top 100 companies, ठीक है, because of the market capitalization. और उसका जो सही नाम है वो है FSN E-commerce Ventures Limited, ठीक है. It is just above Mahindra and Mahindra Limited. Okay, if you see Paytm is also among the top 100 companies, ठीक है, 54 नंबर पे. 197 Communications Limited, उसका भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इट इज अराउंड 97,000, ठीक है. तो हमने ये ब्रॉडली देखा है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है, ठीक है. अब हम आते हैं जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट स्कीम, ठीक है, यूजिंग एक्सेल. कैसे हमको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, कुछ फंड सेलेक्ट करें एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के. और मैं यहाँ से आपको ले चलूंगा मनी कंट्रोल पे, क्योंकि वो एक वेबसाइट है. या वैल्यू रिसर्च भी यूज कर सकते हैं आप, बहुत सारी वेबसाइट और भी हैं. आई जनरली यूज मनी कंट्रोल. तो हम लोग जब भी कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो हम क्या क्या फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है. कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी विच आई वांटेड टू डू विथ यू लाइव इन द सेशन, ठीक है. तो लार्ज एंड मिड कैप का मतलब क्या हो गया, वो वाली स्कीम्स जो कि लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे. हाउ टू सिलेक्ट वेदर टू गो फॉर लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड द टाइम होराइजन, ठीक है. और जनरली क्या होता है, लार्ज कैप कंपनीज वो है जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं. तो जब आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट में और आप वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, आप रेड पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप जनरली लार्ज कैप या मिड कैप में जाते हैं. बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपका लंबा होराइजन है, लाइक 5 years, 10 years और बियॉन्ड 10 years, देन यू कैन गो फॉर लार्ज स्मॉल कैप कंपनीज ऑल्सो, ठीक है. तो अभी हमने लार्ज एंड मिड कैप लिया है जस्ट टू एनालाइज द फंड्स, ठीक है. नाउ I have randomly taken 5 companies. Okay, it is not a recommendation to buy any of these schemes. Okay, I'm not sharing any mutual fund here, but for the purpose of doing an analysis, we have taken these 5 categories of 5 schemes. So पहला है Access Growth Opportunity Fund. पूरा नाम इसका Access Growth Opportunities Fund है, ठीक है. Then you have Canara Robeco Emerging Equities, Edelweiss Large and Mid Cap, Kotak Emerging Opportunities, Equity Opportunities, Mera Asset and SBI Large and Mid Cap. Now जनरली क्या होता है कि when you go to any website, let's suppose we go to ग्रो ऐप, ठीक है, हम ग्रो की वेबसाइट पे जाते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि लोग गलती कहाँ करते हैं या डीआईवाई इन्वेस्टमेंट में नुकसान कहाँ होता है. Although when you talk about, when you see the YouTube channels and when you watch the YouTubers, they always say कि do invest, direct investing करो, you'll save on the commission, you'll save on the brokerage. But they don't show you how you're getting fooled by these apps website, because no one is going to do it free for you. They are also paid by the mutual fund companies for showing their funds on the top scale, ठीक है. तो आपको लगता है ऐसा है कि हाँ आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं, बट कितना सही है वो आपको बाद में समझ में आता है, ठीक है, when the market start falling. Now we are at grow. आपको स्क्रीन शो हो रही है, दिस इज द ग्रो ऐप, ठीक है. और मैंने यहाँ पे टाइप किया है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है. और देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इक्विटी स्कीम है, लार्ज एंड मिड कैप है और वेरी हाई रिस्क, ठीक है. एंड इट इज द एनएवी चार्ट दैट यू कैन सी कि एक महीने में कैसा चला है, ये 6 महीने में कैसा चला है, एक साल में कैसा गया है, 3 साल में कैसा गया है, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब सिंस इंसेप्शन इसने क्या रिटर्न दिए हैं. Then you get to see the SIP amount, NAV as on this particular date, the fund value and the rating, ठीक है. ये सब चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं. When you deep dive तो आपको इसका फंड रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपको कैटेगरी का रैंक भी मिलेगा और पीयर भी दिख जाता है, ठीक है. बट यहाँ पे आपको रिस्क रेशियोज वगैरह नहीं देखने को मिल रहे हैं, वो एंड में देखने को मिल रहे हैं. लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि सपोज यू गो एंड यू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एंड यू से स्टार्ट इन्वेस्टिंग.
Just a moment. ओके, जस्ट स्किप इट फॉर द टाइमिंग। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि आप कोई भी फंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप रिटर्न के बेसिस पे जनरली कर लेते हैं, ठीक है, विच इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये 5 स्कीम्स जो है, इसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके नलिन, लेट इट बी फॉर द टाइमिंग। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट्स कम टू दैट पार्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू सी द फंड एज। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द फंड। जैसे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, अगर आप देखेंगे यहाँ से, वी गो टू द मनी कंट्रोल साइट, आई हैव टेकन द लिंक डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइट पे लिया है। ठीक है, हाउ टू स्टडी द म्यूचुअल फंड। ठीक है, नाउ एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इट इज शोइंग एनईवी ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, अब एनईवी स्टार्ट फ्रॉम 10, दैट मीन्स ये फंड 10 रुपए से 20 रुपए पे आ गया है। ठीक है, बट कितने टाइम में आया है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्लस देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल हियर, रेगुलर एंड डायरेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि इन्वेस्टिंग जो होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है और एक रेगुलर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द डायरेक्ट एंड द रेगुलर, ठीक है, व्हाट यू जनरली गेट टू नो इज कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट एनीथिंग, बट आई विल शो यू द ट्रुथ ऑफ एवरीथिंग, एंड देन यू, इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि whether to go for direct or regular, because every scheme, every plan has their own pros and cons। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग डायरेक्ट क्यों जाएं या रेगुलर क्यों जाएं, या व्हाट इज द हार्म इन गोइंग डायरेक्ट एंड व्हाट इज द हार्म इन गोइंग रेगुलर। तो जनरली एक ही पॉइंट पे बात होती है, वो है एक्सपेंस रेशियो। So what is the expense ratio basically? Expense ratio is the expense that the mutual fund company incurs in running the scheme. तो जो 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से 1.96 would be used in running the fund। मतलब जो फंड मैनेजर की सैलरी है उसको देने में काम में आएगा, या फंड को मैनेजमेंट कॉस्ट आएगा, या जो एडवाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी कमीशन भी इसी एक्सपेंस रेशियो में से दी जाती है। तो जब आप म्यूचुअल ग्रो देखेंगे, तो ग्रो पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा होता है कि 0% कमीशन। ठीक है, जीरो अकाउंट चार्जेस। ठीक है, ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात जीरो कर रहा है, और म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं तो वहां पे बोलता है जीरो कमीशन। दैट मीन्स कि एक्सपेंस रेशियो में से आपका कमीशन वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो सबको लगता है कि हाँ, हमारा पैसा बहुत ज्यादा बनेगा और हमारे को कोई भी एडवाइजर को देने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एनएवी है 20 रुपीज की। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो 1.96। नाउ व्हेन आई सेलेक्ट द डायरेक्ट एंड आई क्लिक ऑन गो, you will see that the expense ratio has come down to 0.46। ठीक है, और एवरेज जो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है वो 0.99 है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.46 है। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम रेगुलर पे थे तो एक्सपेंस रेशियो कितना आ रहा था, 1.96, बट वाज ऑलमोस्ट डबल, और यू कैन से 3 टाइम्स हो गया 0.46 का। बट इफ यू सी द डिफरेंस इन द एनएवी, it is 20 rupees in regular 20.65, and it is just 1 rupee greater 20.88 rupee in डायरेक्ट, जबकि एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पहली चीज तो ये जो हमें नहीं बताई जाती है या हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, दूसरी चीज कि व्हेन यू आर चूजिंग डायरेक्ट रेगुलर,
That means you are going to a mutual fund distributor or an advisor and you are investing through him. Okay, so he is a platform between the mutual fund company and the investor. NAV increased. Where NAV increase? Yes, NAV increase in case of direct. You are right. बट मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो NAV इंक्रीज हुई है वो सिर्फ ₹1 से इंक्रीज हुई है. देयर इज नॉट अ वाइड वास्ट डिफरेंस धारा. ठीक है, तो NAV ऑब्वियसली डायरेक्ट में ज्यादा आएगी, लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जिसको हमें ध्यान में रखना है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को सेलेक्ट करने में. आई विल कम टू अदर पॉइंट्स आल्सो. ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हम इस फंड को एनालाइज करना चाहते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड. उसका फंड साइज जो है इट इज 7249, दैट इज 6.9% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कैटेगरी. तो जो इसके पीयर ग्रुप है, मतलब जितने भी लार्ज एंड मिड कैप के फंड है उसमें से 6% इस फंड का साइज है. तो बाकी जो पैसा है वो 93% जो है वो दूसरे फंडों में इन्वेस्ट हो रखा है. नाउ इफ यू सी द रिटर्न दिस स्कीम वर्सेस निफ्टी 50. तो व्हाट इज निफ्टी 50? तो निफ्टी 50 इज द बेंचमार्क. तो जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बेंचमार्क से कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारी बेस अंडरलाइंग एसेट है उससे हमारी स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है. तो व्हेन यू सी दिस scheme, if you see it has started in October 18. ठीक है, तो अक्टूबर 18 से स्टार्ट हुई तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए. ठीक है, अक्टूबर 18 में इसका NAV 10 रुपीज था. आज की डेट पे 5 साल में NAV 20 रुपीज हो गया. ठीक है, यू कैन सी द NAV is 20.65 इन रेगुलर. डायरेक्ट में 21 रुपीज है, तो ₹1 का डिफरेंस. तो 10 सालों में पैसा डबल. मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है, इफ यू सी इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन 2018, तो इट वुड हैव बिकम व्हाट 20,650 इन 5 years टाइम. इफ यू कंपेयर दिस थिंग विथ योर PPF और एनी अदर FD, तो कैन यू टेल मी कि अगर आपने 5 साल पहले PPF में अगर 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी क्या वैल्यू होती? अर्निंग द रेट ऑफ 7.1%. Can you do that calculation? Let me do in Excel with for you. So we are going to calculate the future value of a investment which is earning 7.1% for 5 years. There is no regular payment, so you are invested 10,000 rupees. तो उसकी वैल्यू होती 14,091 rupees. 14,091 if it is growing at the rate of 7%. जब वो पैसा आपका 20%, अब यहाँ पे आप एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं, तो इफ यू सी सिंस इंसेप्शन इट हैज गिवन 17.38% रिटर्न. इफ आई कैलकुलेट द FP of 17.38% return for 5 years for an amount which is invested for 5 years, it is 22,000. So see the difference that you are getting in your investment amount, 8,000 rupees in 5 years. Now इसी अमाउंट को हम अगर 1 लाख रुपए कर देते हैं या फॉर एग्जाम्पल 10 लाख कर देते हैं, so the difference is huge. 8 lakh rupees you are losing by investing your money in any other fixed guaranteed product and not investing in mutual fund. That is one thing. तो ये चीज तो आपको श्योर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सो इक्विटी विल गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न, इक्विटी क्लास एज एन एसेट क्लास. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेंस रेशियो 1.96 है. ठीक है, और ये जो है ये इसको आउट परफॉर्म कर रहा है. मतलब जो निफ्टी का रिटर्न है वो 27.14 है और इस स्कीम में 30.98% रिटर्न दिया है. ठीक है, सो वी हैव रिटर्न द रिटर्न्स पर ईयर. ठीक है, वो मैंने यहाँ से लिए हैं. इफ यू सी द एनुअलाइज्ड रिटर्न ईयर, ठीक है, वो रिटर्न्स आपको यहाँ पे परसेंट है 24% and 23%. So basically what you should look at is not the absolute return but the annualized return. Annualized return और absolute return में क्या difference होता है? Absolute return calculates the return from the investment to the date till date. आपने 100 रुपए लगाए थे, आज 200 रुपए हो गए, तो 200% रिटर्न दिखाएगा कि डबल हो गया. लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल में डबल हुआ है, तो एनुअलाइज ग्रोथ रेट जो आती है दैट इज कॉल्ड एज एनुअलाइज रिटर्न. So it is given somewhere between 23-24%, which is a good
जबकि वो एसेट कैटेगरी जो है इसमें 17% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न मेंशन कर दिए। आई जस्ट रिवाइज द रिटर्न्स, आई हैड टेकन इट सम टाइम बैक। 29% यहाँ पर है, 45% इन द if you see in the 3 years horizon it is 24.45 and 5 years अभी इस स्कीम को नहीं हुए हैं, तो इसका 5 साल का रिटर्न हमारे पास अवेलेबल नहीं, ठीक है। Since inception if you see तो it has given 23.19%, ठीक है। Now we come to the risk factors, जो चीजें आप नहीं देखते हैं और जो आपको देखनी चाहिए। So there are 3 factors which are to be noted here as a risk factors। वो है risk measures, वो है अल्फा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Now anyone in the session who knows about this, किसी को भी पता है कि अल्फा, बीटा या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? Okay, so all the CAs in the session would know, definitely know them, जिन्होंने recently अभी पढ़ा है। So Nalin, can you just explain us if you don't mind, or should I go ahead? You can unmute Yes, sir. yourself and Okay, so beta means the sensitivity of any share price with respect to the index of the market. very good. Standard deviation? The standard deviation is the volatility in the value of a share. It can be positive as well as negative. It means that the difference with which the existing price will deviate. Right. And the beta, the alpha, sorry. So alpha tells you the how the scheme has performed over its benchmark, ठीक है। तो आपके बेंचमार्क से कितना एक्सेसिव रिटर्न इस स्कीम ने दिया है वो अल्फा बताता है। So there are 3 parameters basically to judge a mutual fund risk parameters. One is beta, then standard deviation, then alpha. उसके अलावा भी और ratios होते हैं, tenure ratio होता है, sharp ratio होता है, but they are not that useful. So we are basically talking about these 3 ratios, that is alpha, beta and standard deviation. Now what does beta tells? Beta tells कि what is the risk involved in this category of fund। तो अगर आप देखेंगे, अब हम कंपेयर करते हैं इन स्कीम्स को, ठीक है, और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो in general people do not get so much of time and they do not have so much of patience and energy and expertise level to do this kind of research, so that is why it is always suggested that you go through a advisor who can help you sail through difficult times and take a right decision, okay। But this is an educational session, so I will definitely tell you how to do the research। चलिए, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेशियोज हैं उससे हमें कैसे सेलेक्ट करना है। इन 5 स्कीम में से आपको कोई 2 स्कीम में पैसा लगाना है, ठीक है। अब नाउ हाउ विल यू सेलेक्ट व्हिच 2 स्कीम्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट वुड बी आवर टारगेट, ठीक है। सो इफ यू सी फ्रॉम द फंड एज यू विल कम टू नो कि बाकी सारे फंड्स ऑलमोस्ट 9 इयर्स पुराने हैं, ये 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। फंड साइज की अगर बात करें तो इसमें 70 टू 50 करोड़ इन्वेस्टेड है, यहाँ पे 1200 करोड़ है, यहाँ पे 21,000 करोड़ है, 12,000 है, 9,000 है और 6,000 है। नाउ हाउ डज द साइज ऑफ द फंड डिसाइड्स द रिटर्न और द रिटर्न पोटेंशियल और द लॉन्जिविटी। तो जितना ज्यादा आपका पास कॉर्पस होता है उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या आपका प्रेजेंस जो होता है कि हाँ आपके पास इतना पैसा है। तो फंड मैनेजर हैज द ऑप्शन टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ कॉर्पस इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। तो जितना एयूएम ज्यादा होता है उतना ही आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, आपके फंड मैनेजर के पास फंड्स रहते हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, पहली चीज ये। नाउ व्हेन यू हैव टू कंपेयर, है ना, सबसे पहले लोग क्या करते हैं या आम तौर पे इन्वेस्टर क्या देखते हैं, वो देखते हैं रिटर्न्स, दे लुक फॉर द रिटर्न्स। सो हम लोग भी वैसे ही करेंगे जैसे लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न कंपेयर करें अगर इन 5 स्कीम के, तो आप क्या करेंगे। नाउ इन एक्सेल देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सेल स्टाइल्स, जो जनरली कोई भी किसी को नहीं पता होता है जनरली, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको मिलेगा कहाँ पे।
तो आपके होम सेक्शन में ही यहाँ पर एक सेल स्टाइल का ऑप्शन होता है, ठीक है, वो मैंने अपने फेवरेट्स में डाल रखा है। तो यहाँ पे सेल स्टाइल है, नाउ यू कैन मार्क दीज सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल, बैड, गुड और न्यूट्रल, हम ये 4 मार्क यूज करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे कम रिटर्न किस स्कीम का है, ठीक है। और वी आर लुकिंग फॉर 3 इयर्स रिटर्न, हम 3 साल में देख रहे हैं, या हम हर साल में देखेंगे कि कौन सी स्कीम ने क्या रिटर्न दिए। तो लेट मी जूम इन फर्स्ट, ठीक है। और हम लोग देखें अगर, तो पहले साल में सबसे कम रिटर्न किसने दिया है? कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, इट हैज गिवन ओनली 25% रिटर्न इन 1 ईयर, ठीक है। बाकी सबने रिटर्न्स दिए हैं 28, 33, 30, 29, बट कोटक हैज गिवन ओनली 25%। तो अगर मैं रिटर्न की बेसिस पे इसको कैटेगराइज करूं तो आई विल गिव अ बैड रिमार्क टू दिस। तो मैंने इसको पिंक मार्क कर दिया, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर के रिटर्न्स को, 3 इयर्स के रिटर्न को एनालाइज करेंगे, तो एक्सिस ने दिया 24, कैनरा ने दिया है 21.36, एडलवाइज 21.44, कोटक इक्विटी 20.01 एंड एसेट मेरा एसेट 21.4 and 19.61. So here the lowest category of return has been given by SBI and Kotak. हम 2 कैटेगरी ले लेते हैं, तो SBI को भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ और अगेन कोटक को भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू जस्ट फिल्टर आउट द स्कीम व्हिच आई डोंट वांट, ठीक है, क्योंकि 5 स्कीम में से मुझे कोई 2 स्कीम सेलेक्ट करनी है, तो मैंने जो बॉटम 2 थी वो हट मार्क कर दी है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से हम 1 ईयर के रिटर्न में भी देख लेते हैं कि सबसे कम रिटर्न कहाँ आया है, और वो आया है हमारे पास एक्सिस में, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 5 इयर्स रिटर्न, तो यहाँ पे आपको कैनरा ने दिया है 16.35, यहाँ पे 17, यहाँ पे 15, 17, 15.87। सो अगेन कोटक ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न वी हैव मार्क्ड, ठीक है, लोएस्ट। नाउ वी कम टू द हाईएस्ट, पहले हम एक एक कैटेगरी को एनालाइज करें। तो हाईएस्ट रिटर्न इन 1 ईयर जिसने दिया है, मैं उसको ग्रीन मार्क कर दूंगा, तो वो है कैनरा Lowest रोबेको Mirai, इमर्जिंग इक्विटी। 1 year lowest will be Mirai Asset and Kotak Equity. एक मिनट, 1 ईयर लोएस्ट किसने दिया है? Mirai and नहीं नहीं, Kotak. मिराय हैज गिवन 28.74, कोटक हैज गिवन 25.26। नहीं, second lowest is for Mirai sir. आपने ओके एक्सेस ओके कर फाइन, लिया है ना? ठीक है, ओके ओके, लेट मी करेक्ट इट। सेकंड लोएस्ट मैं मिराय को सेलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। नाउ इसको हम परसेंटेज में कर देते हैं। 5 इयर्स की हम जब हम हाईएस्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा कैनरा रोबेको ने दिया, मैं उसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट हाईएस्ट दिया है एसबीआई लार्ज कैप, ठीक है, तो मैं एसबीआई को कर देता हूँ यहाँ पे मार्क, ठीक है। और जो बाकी 2 रह गए उनको हम येलो मार्क कर देते हैं, न्यूट्रल मार्क कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू कम टू 3 इयर्स पीरियड, तो 3 साल के पीरियड में if you see the highest return, the highest return has been given by Axis, second highest there is a tie between Edelweiss and Mirai Asset, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको येलो मार्क कर सकते हैं, दोनों को ही, बोथ आर न्यूट्रल। और जो फोर्थ लास्ट में आ रहा है उसको मैं रेड मार्क कर। सिमिलरली व्हेन यू सी द 5 इयर्स पीरियड, ठीक है, 5 साल के पीरियड में जो हाईएस्ट रिटर्न है वो भी यहाँ पर 2 फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एडलवाइज एंड मिराई एसेट। इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ये देखा कि 1 साल, 3 साल, 5 साल के पीरियड में
कौन से वाले ग्रीन कैटेगरी वाले रिटर्न्स हैं, ठीक है। तो जहां पर मुझे रेड मार्क नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे मैंने कैटेगराइज किया है। अब हम इसके रिस्क रेशियोज पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बीटा। बीटा बताता है कि अगर आपका स्टॉक मार्केट -25% हो जाता है और किसी कंपनी का बीटा अगर 0.84 है, तो आपका स्टॉक, आपका जो फंड है वो सिर्फ 21% से डाउन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यही कैलकुलेशन हर फंड के लिए करें, हाँ इन्होंने इसको 25 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 0.96 था, तो मेरा मार्केट गिरा 25 से, मेरा स्टॉक गिरा 24% से। यहाँ पे मार्केट गिरा 25 से, मेरा स्टॉक गिरा 23.25 से। यहाँ पे मार्केट गिरा 25 से, मेरा स्टॉक गिरा, मेरा फंड गिरा 23 से, और यहाँ पे सेम ही रहा। सो दैट मीन्स विच वन इज बेटर? जिसका बीटा कम होगा वो ज्यादा अच्छा है, जिसका बीटा ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है? Yes, beta 1 से कम है तो favorable है, very good. Yes, that is the right answer. If the beta is less than 1, that means uh, the fund is having the least risk, ठीक है। उसका रिस्क प्रोफाइल कम हो गया, क्योंकि वो आपके मार्केट के प्रेशर को झेल लेगा। मतलब जितना नेगेटिव आपका स्टॉक मार्केट होगा, उससे कम नेगेटिव आपका फंड होगा। तो वी डोंट हैव टू लुक एट द रिटर्न्स ऑलवेज, वी हैव टू लुक एट द रिस्क साइड ऑल्सो। तो यहाँ पर हम उस बीटा को प्रेफर करेंगे जो सबसे कम है। तो इफ यू सी, तो सबसे कम बीटा किसका है? एक्सिस का। तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। दो स्कीम मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं दो को ग्रीन कर दूंगा, तो सबसे कम बीटा है। तो सेकंड बीटा जो कम है वो इसका है, यहाँ पे भी हम इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं। उसके बाद जिसकी बीटा 1 से ज्यादा है या 1 है, उसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर द रिस्कीएस्ट फंड। और बाकी जो बच गए वो येलो मार्क में चले जाए। दिस सेशन इज टेकिंग अ लिटिल टाइम, बट it is important, ठीक है। तो just bear with me for another 20-30 minutes and then we'll be through. Standard deviation. Now standard deviation क्या बोलता है कि what is the consistency of the returns that the scheme has given, ठीक है। मतलब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे आता है, उसके हिसाब से आपकी स्कीम्स में कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डेविएट करती है, मीन से कितना डेविएट करता है। तो अगेन द लोअर द बेटर। तो जितना आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा, उतना आपकी स्कीम के लिए अच्छा है, उतना वॉलेटिलिटी कम होगी, उतने रिटर्न्स कंसिस्टेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सा स्टैंडर्ड डिविएशन सेलेक्ट करना चाहिए, किसको ग्रीन मार्क करना चाहिए? जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अगेन एक्सेस को, क्योंकि उसका स्टॉक, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सबसे कम है। सेकंड आ रहा है ये वाला, और सबसे जो ज्यादा है उनको मैं रेड मार्क कर। And you can select as a neutral. Now we come to the last parameter, that is alpha. Now what does alpha mean? Alpha बताता है कि ये फंड ने इसके बेंचमार्क को कैसे और कितना आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अगर आपका इंडेक्स 20% रिटर्न दे रहा है और आपका फंड 25% रिटर्न दे रहा है, it is giving you 5% extra returns. So that is measured by beta. Yes, yes, Nalin, you can ignore that. Now we are talking about alpha. So alpha tells you कि how much extra returns you are getting from the fund, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा alpha जिसका होगा, I'll select that scheme. तो यहाँ पे हमने एक्सेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिसका सबसे कम अल्फा है, मैं उसको रेड मार्क कर दूंगा, क्योंकि उसने मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया है। कई बार आपको नेगेटिव में भी अल्फा देखने को मिलेगा। नेगेटिव अल्फा मींस
कि the stock market has given positive returns, but the scheme has given negative returns. Okay, now these are the color schemes that we have done. ठीक है, अब as a overall when you have to select the schemes, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो सबसे बुरा फंड है उसको पहले बाहर करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, just a minute, कि इन 5 फंड में से कौन से ऐसे 2 फंड हैं जो कि जिसमें सबसे ज्यादा रेड मार्क दिखता है आप? Yes, Axis seems to the best, but definitely Mirai Asset and SBI Large Cap, these are out of question, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक बार हाइड कर देते हैं। Now we have got 4 options available, ठीक है। उसमें से भी if you see कि Kotak Equity Opportunity has not given that kind of returns which the other have given, ठीक है। तो हम कोटक को भी हटा सकते हैं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो उसका अल्फा भी सबसे कम है, बीटा भी ज्यादा है, ठीक है। 0.84 के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम कोटक को भी हटा सकते हैं। Now you have 3 funds to choose from. So similarly, you can see कि Axis seems to be a good option, मतलब बेस्ट ऑप्शन among the 3. उसके बाद आप कैनरा को कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस को 3 साल ही हुए हैं, कैनरा को 9 साल हुए हैं, ठीक है। लेकिन 3 साल में इसका कॉर्पस का साइज ज्यादा अच्छा है। ओके, सो इफ यू सी वी हैव शॉर्टलिस्टेड कि इन में से आप एक्सिस के साथ जा सकते हैं, कैनरा के साथ जा सकते हैं, या एडलवाइस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट मेरा एसेट ब्लू चिप, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, वी हैव गॉट अ कमेंट from sir कि मेरा asset is giving very good return from so many years, so it is also a good scheme, consistency in performance, yes. So मेरा is not good. Now there is a debate, मेरा अच्छा है या नहीं। So now when you do research, when you compare funds, तो ये हमने कुछ parameters देखे, उसके हिसाब से हमने decide कर लिया कि Axis is a good, Canara is second best, Edelweiss और मेरा है ना। यहाँ पे if you see the returns, तो hardly there is a 1 or 2% का difference, ठीक है। बट यहाँ पे आप 3 years में देखेंगे तो यहाँ पे 24% रिटर्न दिया है, यहाँ पे 21 ही है, ठीक है। और अगर फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे 29 एंड 28 है, तो देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस। बट इफ यू सी अल्फा, तो एक्सिस हैड गॉट अ गुड अल्फा और उसका रिस्क भी कम है एज कंपेयर टू मेरा एसेट। बट मेरा एसेट एज अ एएमसी इज गुड, ठीक है। मेरा एसेट का if you see the pharma fund or any other fund, that is also good, but in this particular category, large and mid cap, to me what seems good is Axis and Canara Bank. Yes, so in Mirai emerging they are not allowing extra top up, ठीक है। तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो अगेन इट इज आउट ऑफ मतलब अगर आपने कुछ पर्टिकुलर फंड्स इन्वेस्ट कर दिए तो हम मिराई में और नहीं लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट इन एक्सिस एंड कैनरा बैंक। सो दिस इज हाउ यू शुड सेलेक्ट फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म नहीं होता है, मतलब दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अभी जनरली क्या होता है कि व्हेन यू कंपेयर, व्हेन यू सी, जनरली we get questions कि is lump sum investment good or SIP is good, ठीक है। So I have created a chart on that also, ठीक है। कुछ रिसर्च मैंने की थी, उसकी बेसिस पे I had come up with something which I want to share with you all, and I'll just be brief in talking on this. So what do you consider? What is good? First, I want to have your feedback. SIP or lump sum? Depends What is upon the your opinion? availability of funds with the Yes, person. very good. It depends on the availability of funds. Okay. So there cannot SIP. So many people are saying SIP. Okay. Now, now there cannot be a single answer. Then lump sum in down market. Okay, fine.
So the right thing, if you ask me or any other advisor, okay, what is the right course of action that one should take? So everyone should have an SIP. Why? Because there are so many reasons. SIP क्या होता है? SIP में आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं irrespective of the market, whether it is on the upscale side or the down side. Every month dedicatedly in a disciplined way you keep on investing. ठीक है, और उससे कंपाउंडिंग होता रहता है और आपको बेनिफिट मिलता है. लमसम में क्या होता है कि सपोज यू हैव गॉट अ लमसम अमाउंट, आपको बोनस मिला है या आपकी कोई एफडी आपने करा रखी थी वो मैच्योर हो गई एंड यू वांट टू डाइवर्ट दैट मनी, यू वांट टू डाइवर्ट द मनी फ्रॉम योर पीपीएफ, योर मदर और फादर्स पीपीएफ. आपको लगता है कि उनका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स fixed income products हैं which are not earning giving good returns, and you want to put that money into the mutual funds, then lump sum is the right option. But many people don't know this fact that lump sum में क्या होता है कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है, आपने आज इन्वेस्ट कर दिए और 5 दिन बाद 10 दिन बाद देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट एंड यू सी दैट अरे आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया बट 10 दिन बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, मुझे तब करना चाहिए था. या आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, मैं 10 दिन बाद करूंगा, एंड 10 दिन बाद मार्केट बढ़ जाता है एंड देन यू रिपेंट, अरे यार ये तो गलत कॉल हो गया. ठीक है, सो लमसम में यू आर ऑलवेज एट अ डिलेमा, ऑलवेज इन अ डिलेमा कि मैं अभी इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं. सो व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर दैट? सो आपको करना क्या चाहिए कि whenever you have lump sum money, you should always park that money in the liquid funds. और लिक्विड से आप STP कर सकते हैं. तो दिस ब्रिंग्स टू द कंसेप्ट ऑफ STP, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. नाउ व्हेन यू डू अ DIY इन्वेस्टिंग, जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं या एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वहां पे ये ऑप्शन नहीं दिखता है या आपको वो नहीं सजेस्ट कर पाते हैं या आपके पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जहाँ पे आप लिक्विड फंड से प्रॉपर फंड्स, इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर कर सकें या आप सेगमेंट में एक्सपोजर ले सकें. वहां पर उस एडवाइजर का रोल होता है और उसी के लिए उसको आप एक फी पे करते हो या आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड एक फी पे करता है, बिकॉज दैट advisor, based on his knowledge and experience and expertise, he will take a call on your behalf कि how to invest that lump sum funds based on the market size. ठीक है, तो STP कर सकते हैं हम लोग. Now what I'm going to show you here is कि I have taken 3 schemes from large cap and 3 schemes from small cap. Random schemes मैंने select कर ली थी, UTI Master Share, ICICI Prudential Blue Chip and Canara Robeco, and I had just copied their returns for 3 years in lump sum scheme. ठीक है, 3 साल, 5 साल और 10 साल के पीरियड पे हमने ये कंपैरिजन किया. तो हमने ये देखा कि यूटीआई मास्टर शेयर में अगर 3 साल किसी ने लमसम पैसा डाला है तो उसका जो रिटर्न आया है वो 16.34% आया, जबकि वो पैसा अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट होता तो उसका रिटर्न होता 22.16. SIP gives us cost averaging as well. ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप तो वहां पे 15.95% रिटर्न आया है 3 सालों में और इधर बना है 22% रिटर्न. कैनरा रोबेको ब्लू चिप में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो वहां आया 18 और यहाँ आया 20. So you can see there is a difference of 5%, 6% and 2% in 3 years term. When you talk about 5 years, तो 5 साल में अगर इन स्कीम में लमसम में 13%, 15% रिटर्न आया तो यहाँ पे 16% और 17% रिटर्न आया. That means there is again a difference. And when you talk about 10 years, तो 10 years में almost the difference is negligible. मतलब SIP और लमसम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सो when you talk about this large cap, अब हम small cap में देखते हैं because both the schemes are different. ठीक है, और दोनों अलग अलग सेगमेंट्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली just to have a view on how does things look like. So if you see in a small cap, ठीक है, small cap is the riskiest category, so don't be what you can say amazed by the returns. ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न भी मिल सकते हैं और नेगेटिव रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं. तो DSP स्मॉल कैप इन 3 years has given 25% रिटर्न इन लमसम. SIP में वही रिटर्न 42% था. लमसम में एक्सेस का रिटर्न 30%, वही रिटर्न 37% रहा. और क्वांट स्मॉल कैप
which is the riskiest of the fund but which has given the maximum return, तो 39% रिटर्न दिया है और यहाँ पर उसने SIP में 68% रिटर्न दिया है. When I was compiling this, I was not very sure कि are the returns true. ठीक है, तो मैंने वापस से रीचेक किया. ठीक है, and I'll just show you कि how from where I've got these figures. And just 1 minute. So when you go to money control and you select bond, there are some schemes which you which will not be there in the apps recommendation, but they are giving good returns. So quant small cap अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो their NAV is 141 rupees. ठीक है, 1600 करोड़ का ये है फंड है और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.75 है इन रेगुलर. When you go to direct, because it is small cap, so it might show you a difference. यहाँ पे आपको 7 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है. ठीक है, 148 रुपीज का NAV यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.5 है. ठीक है, सो एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 5% भी होने के बावजूद भी ज्यादा डिफरेंस इन द NAV नहीं आ रहा है. ठीक है, 1.75 से 0.5 है. There is a difference of almost 1% in the expense ratio in the schemes because of the brokerage. ठीक है, but that is not the only criteria that to look for. ठीक है, while investing for long term. So if you see the one time return, अगर आप lump sum देखेंगे तो this 1 year में it has given 45% return, 2 years में it has given 67% return, since inception they have given 18%. ठीक है, अब आप किसी 7% वाले इंसान को 18% रिटर्न अगर दिला रहे हैं, सो यू आर डूइंग जॉब, वंडरफुल जॉब, मतलब डबल रिटर्न आप उनको दे पा रहे हैं. ठीक है, अगर आप यहीं भी SIP रिटर्न देखेंगे, सो 3 years में दे हैव गिवन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 66%. सो whenever you are doing 2 years में it has given 78%. ठीक है, 10 years में it has given 21%, 5 years में it has given 38%. So obviously when you see SIP always gives a better return because of the power of compounding. So yes, Nalin has raised his hand. So any questions, Nalin? Yes, sir. So I wanted to ask a question. Yeah. Sir, most of the time, जब हम पूछते हैं, जब हम देखते हैं, तो सर नंबर ऑफ इयर्स में चेंजेस हैं. जैसे 3 इयर्स में कोई फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है, बट लॉन्ग टर्म में वो कम है. तो हाउ टू डिटरमाइन दैट व्हाट इज द राइट टाइम जब तक हमें किसी फंड में रहना चाहिए? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड. ठीक है, and we have one experienced person with us. Tanna sir, would you like to answer this question? नलिन ने जो पूछा है वो ये पूछा है कि जब हम कैटेगरी अक्रॉस ईयर्स देखते हैं, 3 साल, 5 साल या 10 साल, तो 3 साल में कोई पर्टिकुलर फंड से जो अच्छा कर रहे हैं, 5 साल में कोई और कैटेगरी ऑफ फंड से जो अच्छा कर रहे हैं, या 7 साल में कोई और हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो हाउ टू सेलेक्ट कि विच फंड टू स्टे विद. ठीक है, या कौन से ऐसे फंड हैं जो हमें रखना है या कौन से को स्विच करना है. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन नलिन, सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी पोर्टफोलियो, ठीक है, या आप खुद से कर रहे हैं या कोई एडवाइजर के साथ कर रहे हैं, तो होता क्या है कि यू सेलेक्ट स्कीम बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स. यू सिट टुगेदर, या आप खुद से भी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं. टू डिसाइड द टाइम फ्रेम ऑल्सो, 3 years, 5 years, 10 years. ठीक है, बट होता क्या है कि एज इन अ इंडियन टीम ऑल्सो, इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट ऑल्सो, टीम ऑल्सो, देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स. ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन उस मैच में अच्छा नहीं खेला किसने. ठीक है, या किसी ने आउट परफॉर्म कर दिया, बहुत ही अच्छा खेल लिया, उससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो सिमिलरली होता क्या है कि द होल टीम एज अ टीम शुड डू वेल टू विन द मैच, नॉट अ सिंगल पर्सन. ठीक है, मैन ऑफ द मैच वो बन सकता है लेकिन वो टीम को जिताने के लिए टीम एफर्ट्स ही होता है.
सिमिलरली आपका जो पोर्टफोलियो है, वॉट एवर पोर्टफोलियो आर मेकिंग इन म्यूचुअल फंड्स, the overall portfolio will determine the returns that you get as a overall returns. ठीक है, तो सबसे important ये होता है कि हमारा जो मिक्स है पोर्टफोलियो का, that should be good enough. उसमें हर कैटेगरी के फंड्स होने चाहिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एंड उसी को आपको सही तरीके से सेलेक्ट करना है. ठीक है, एंड what is required is to review the portfolio over a period of time. Every 6 months or a year you should review your portfolio. तो दैट इज व्हाट आई फील कि यहाँ पर ही मिस्टेक होती है कि हम लोग सिर्फ रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट करते हैं या टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, या आपको लगता है कि हाँ डिजिटल टेक्नो फंड्स अच्छे कर रहे हैं, अपना सारा पैसा टेक्नो फंड्स में लगा दिए, 2 साल तो वो अच्छे चले लेकिन फिर वो रिटर्न्स अच्छा नहीं दे रहे हैं. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन जनरली हैपन विद द इन्वेस्टर्स. और उसी के लिए like you should go with a person who can guide you with the right kind of investment based on your goals and your risk profile. तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ आइडिया दिए हैं, समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो को बनाने में या एक रिटर्न म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में. लेकिन this is a very serious job, matlab it is a very important task because you are investing your hard earned money for your future and for your goals. So you need to understand that for every goal there is a different scheme. For every what you can say investment objective there can be a different fund. तो आप अपने गोल को ध्यान में रखें, उसके हिसाब से अपना फंड एलोकेशन करें, एंड देन यू कैन choose the fund accordingly. That is what I have to say about it. So we were talking about SIP versus lump sum. तो मैंने आपको ये भी बताया कि SIP और lump sum में हमेशा SIP अच्छी होती है, लेकिन depends on the availability of fund. So if you are new or if you are starting, so आपका SIP amount कितना होना चाहिए? That is the next question that we generally get. So as a general principle, you must have also heard in personal finance, there is a quote which says that 50, 30, 20, there is a principle. ठीक है, so 50, 30, 20 क्या बोलता है कि whatever you are earning, suppose you are earning 100 rupees a month, 50% of that money should go towards your expenses, your needs. जो भी आपकी जरूरतें हैं उसमें आप 50% पैसा वहां लगा दो. 20% you should save for emergencies. ठीक है, that means that money should be lying idle in your saving account, or you can invest in the liquid funds which can be easily converted into money anytime. And near about 30% of the money that you are earning every month, that should be invested. तो 30% आपका पैसा हर महीने SIP में होना चाहिए. Now this is not the ideal ratio. 50, 30, 20 का ideal ratio है. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होते, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर लिविंग एट योर ओन प्लेस, यू डू नॉट हैव एनी रेंट टू पे, यू डू नॉट हैव एनी एक्सपेंसेस टू बेयर, देन यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, और वो अपना SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, एंड एवरी ईयर यू कैन डू अ टॉप अप ऑन योर SIP. Sir, another question. Yes. सर एग्जिट लोड जो होता है सर, उसका क्या इम्पैक्ट होता है जब हम रिटर्न्स की बात करें, जब भी हम निकलते हैं किसी रिटर्न से, उसका क्या इम्पैक्ट? Okay, so let me tell you that exit load is applicable only in the first year of your investment. If you are quitting from any scheme, आपने एक स्कीम ली और आप उससे 1 साल पहले ही क्विट कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं या उससे स्विच कर रहे हैं स्कीम से, तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा. तो एग्जिट लोड क्या होता है कि जो भी आपकी फंड वैल्यू बन गई है उसका 1% इस चार्ज है ना एग्जिट लोड, तो 1% एग्जिट लोड लगता है. तो सपोज यू हैड इन्वेस्टेड 10,000 और आज उसकी वैल्यू मान लीजिए 15,000 हो गई है 1 साल में, या 13,000, 12,000 कुछ भी हो गई है, तो उस 12,000 का 1% विल बी डिडक्टेड एज अ एग्जिट लोड जब आप रिडम्पशन करेंगे, और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि व्हेनेवर यू आर रिडीमिंग इन 1 ईयर फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा
कि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आएगा. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज एट 15% ऑन योर इक्विटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. तो आई वुड सजेस्ट कि व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, अगर बहुत ज्यादा नीड नहीं है या आपको ऐसा लगे तो 1 साल के बाद ही हमारे को डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे को किसी स्कीम में से क्विट होना है या चेंज करना है क्या. जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी वो वेल रिसर्च इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आपको 1 साल के अंदर ये कॉल नहीं लेना पड़े कि आई हैव टू क्विट या शुड आई चेंज. और अगर आपको लगता है कि जो मुझे रिटर्न कमाना था उतना रिटर्न मुझे मिल गया है, आई एम इनकरिंग लॉसेस, and to stop that loss you want to come out from that scheme, then it makes sense to pay that exit load and come out. Because आप अगर गलत सेगमेंट में या सेक्टर में या स्कीम में इन्वेस्टेड हैं तो यू आर लूजिंग ऑन द अमाउंट दैट यू कैन हैव अर्न इन द अदर स्कीम. तो वहां से क्विट करके डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल. I hope that answers your question, Nalin. Okay. So any other question from anyone's side? You all can share your email IDs on the chat box so that I can share the PPT and the Excel for you with you. And you can share your numbers also so that whenever we come up with such kind of webinars, we can share the information to you all. I hope you like this session and we could add some value to you. So one last question, if you'd allow me. Yeah, please, go ahead. So on YouTube, I have whenever I search mutual funds and तो सर इंडेक्स फंड्स का कुछ ज्यादा ही एक वो रहता है कि इंडेक्स फंड्स वो बोलते हैं कि वो रिस्कलेस हैं और आप उसे डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से आप उसे, बट सर इंडेक्स फंड्स बहुत लंबे समय में रिटर्न देते हैं. तो सर मतलब आपका क्या मानना है, वो यूजफुल है कि नहीं है? Now see, index fund is again a category of funds. ना basically होता क्या, इंडेक्स फंड वर्क कैसे करता है कि जो भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो जो उस इंडेक्स की अंडरलाइंग कंपनीज होती है, 50 कंपनीज हैं या 250 कंपनीज हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. सो इट इज अ पैसिवली मैनेज फंड. जो हमने बात करी थी एक्टिवली मैनेज फंड्स एंड पैसिवली मैनेज फंड, तो इट इज अ पैसिवली मैनेज फंड. दैट मींस द फंड मैनेजर डजंट हैव टू डू एनीथिंग मच, है ना. वो उस वेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देता है. बट उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. क्या है कि जो पैसिव फंड्स हैं, ऑब्वियसली उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना है. उस वजह से उसमें रिटर्न थोड़े से ज्यादा आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है. But at the same time, when you can see that the actively managed funds are giving good returns because the fund manager has the liberty to change the asset allocation from small cap to large cap to mid cap based on his call on the market. So definitely वहां पर वो अपना अल्फा क्रिएट कर सकता है अपने एडवाइजर्स के लिए, जो कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नहीं देखने को मिलता है, ईटीएफ में. ठीक है. और हाँ, अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू शुड डायरेक्टली इन्वेस्ट थ्रू द कंपनीज वेबसाइट या डीमैट अकाउंट के थ्रू, बिकॉज वहां पे आपके एक्सपेंसेस बच जाते हैं. बट ओवरऑल पोर्टफोलियो का ओनली 5 to 10% यू शुड हैव अ ईटीएफ, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज व्हेन द मार्केट्स आर डाउन और अगर सेंसेक्स निफ्टी टूटा हुआ है तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस होते हैं. ठीक है. वो बाकी फंड्स में नहीं होते लेकिन ईटीएफ में होते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द मार्केट रिस्क. So that is one factor that you should keep in mind while
buying a ETF or an index fund. Okay, so with this, I thank everyone for their patient listening and to be with me for 2 hours, long 2 hours on this session. For yes, Gaurav has some question to ask. Gaurav, you have raised your hand. Please. Yeah, hi sir. Sir, I wanted to ask that sometimes it may happen that we may be in need of funds within a year, but right now we are having idle funds. So we surely know that within a year we will need to exit the fund. So what kind of funds should we choose in such a scenario? Okay, so good question again. So if you are having that is what I say. Okay, you should know your objective. Like जब हम invest करते हैं ना, there are different options. Debt scheme is there and equity schemes are there. So debt schemes doesn't give you good returns. They give you like 7 to 8% equivalent to that kind of FD or PPF. But there you can exit. So जब आप अपना portfolio बना रहे हैं, तो आपको उसको इस तरीके से बनाना है कि 70% इक्विटी रहे और 30% डेट रहे, कि कभी भी अगर इमरजेंसी आ जाती है, जरूरत पड़ती है, अनफोर्सीन कुछ इवेंट हो जाता है और आपको क्विट करना पड़े, you don't have to quit from your equity funds. You can quit from your debt schemes and you can book profit. या अगर ऐसा लगता है कि हाँ इमरजेंसी है और आपकी इक्विटी स्कीम कुछ अच्छा कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न बट आई हैव गॉट 18 to 20% रिटर्न, मतलब मेरे पास स्पेयर रिटर्न मुझे मिल गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ पार्ट रिडम्पशन फ्रॉम दैट स्कीम बिकॉज यू आर टेकिंग आउट ओनली दैट पोर्शन ऑफ मनी विच हैव ऑलरेडी अर्नड. ठीक है, तो वो कॉल्स आपको बेसिकली दे कैन नॉट बी अ सिंगल आंसर टू इट, बट यू हैव टू सी द ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा स्कीम में से मुझे क्विट करना चाहिए या कौन सी स्कीम में से मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए. ठीक है, तो उस तरीके से यू कैन टेक अ कॉल, बट डेफिनेटली यू कैन हैव अ डेट एंड इक्विटी एलोकेशन यू शुड हैव, so that whenever you want money you can take out either from debt or equity. Okay, sir. Thank you. Okay, so with this note, I close the session for the day, and again thanking you for being for attending this, and we'll be coming up more of these kind of sessions on next Sunday. So stay connected, and if you find it useful, then you can share the links for the next sessions on with your friends so that they can also attend. Because generally, what happens is when you attend a session and you find it insightful, then you spread the message. Then people come to know, okay, this is something good which you attend. Because so many webinars are happening, so people are confused whether should I join or not. And investing is one such thing that which is very interesting, at the same time very difficult also. So definitely you should aspire to learn new things and then do sensible investing and not go with the flow and lose your money. So with this message, signing off. Thank you, and thank you for your feedback, Gaurav and Nalin, and thank you for joining in. Thanks a lot.